एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द राइट टू इन्फॉर्मेशन शिफ्ट टू राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर कहते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको फाइंड आउट किया गया है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे, जो कि डिफाइन किया गया है डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से कस्टोडियन या फिर गारंटर की तरह एक्ट करती है राइट टू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है, जैसे कि प्रोटेक्ट करना सर्टेन इंटरेस्ट को, जैसे कि नेशनल सॉवरेनिटी को लेकर के। और जो क्रूशियल एग्जाम्पशन दिया गया है द एक्ट सेक्शन 8(1)(j) के अंतर्गत पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर के, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन रखती है। 8(1)(j) जो है वो डिटेल्ड प्रोविज़न डिज़ाइन किया गया है सो दैट बैलेंस बनाया जा सके राइट टू इन्फॉर्मेशन और जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है उन दोनों को लेकर के। और वो स्टिपुलेट करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं डिनाई करना चाहिए अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है पब्लिक एक्टिविटी से, तो जब तक कोई पब्लिक इंटरेस्ट को डिस्क्लोज़र करने की ज़रूरत ना पड़ जाए तब तक। अब एक की एस्पेक्ट है इस ओरिजिनल प्रोविज़न पे वहाँ पे बताते हैं कि इसको डिनाई नहीं करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को अगर वो इन्फॉर्मेशन पता है तो वो कोई भी नॉर्मल पर्सन को भी मिल जाना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। अब ये जो ओरिजिनल प्रोविज़न लाया गया था वो इसलिए लाया गया था सो दैट गाइड किया जा सके जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको, वो डिफ्रेंशिएट कर सके पब्लिक एक्टिविटी और प्राइवेट एक्टिविटी के बीच पर पे। और जो इन्वेशन है प्राइवेसी का वो ना हो, स्पेशली जब डिफ़िकल्टीज़ आए बहुत सारा। डिफ्रेंशिएशन प्राइवेसी का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, जैसे कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया था कि ये इवॉल्व होगा केस टू केस बेसिस पे जो डेफिनेशन है वो। और जो गवर्नमेंट है वो रूटीनली कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है जो रूटीनली कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल से, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट का, और ऐसे इन्फॉर्मेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये एक तरीके से इन्वेजन नहीं है प्राइवेसी का, और उसको शेयर करना पड़ेगा। जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन में वो सेट किया गया है आर्टिकल 19(1)(2) के अंतर्गत, और जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है कि दो टर्म्स वो कॉन्स्टिट्यूट करता है प्राइवेसी से रिलेटेड। एक तो डिसेंसी है, दूसरा मोरालिटी है। और अगर इसका वायलेशन होता है डिसेंसी और मोरालिटी का तो राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, डिनाई कर देना चाहिए पार्लियामेंट और सिटीज़न को। नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर बात करते हैं, तो एम्बिग्विटी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक है उसके ऊपर। जो डीपीडीपी पे अभी अमेंडमेंट लाया गया उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो अमेंड लाया गया सेक्शन 8(1)(j) के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अमेंड करता है, ड्रास्टिक अल्ट्रेशन लाता है सेक्शन 8(1)(j) के अंदर, और रिड्यूस करता है लेंथ छः वर्ड्स पे। जो सिग्निफिकेंट एब्रीवेशन है वो ईज़िली इंफॉर्मेशन को डिनाई करने के लिए हेल्प कर देता है। जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक लोगों को अब नहीं मिल पाएगा इस अमेंडमेंट के थ्रू। जो कोर कंसर्न है वो रिवॉल्व करता है इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर के। आगे बताते हैं, जो एक इशू है बहुत बड़ा कि क्लियर कंसिस्टेंट डेफिनेशन नहीं है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, और दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है नेचुरल पर्सन को लेकर के, उनके इंटरप्रिटेशन को लेके। एक व्यूज़ जो है वो होल्ड करता है पर्सन को अंडरस्टैंड करना चाहिए जनरल सेंस में, मतलब कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको नेचुरल पर्सन समझना चाहिए। और जो सेकंड व्यू है वो बोलता है डीपीडीपी बिल पे जिसमें डेफिनेशन दिया गया है कि सारे लोग को इक्वल, चाहे वो फर्म हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कंपनीज़ हो, सारे ही आ जाएंगे डीपीडीपी के अंदर, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। और कोई भी एसोसिएट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, स्टेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मना कर सकते हैं ये बोल के कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये तो सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ ही गए ना। अब जो बाद पे डेफिनेशन अडॉप्ट किया गया उसमें सारे चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगे, और जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको शो वो करने से मना कर सकते हैं सम कुछ पर्सन को लेकर के। अब जो लॉ है वो हैंडल करता है और ऑलमोस्ट सब चीज़ को डिनाई कर देता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और जो आरटीआई है एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन एक्ट पर पे। और ये जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है वो पोज करता है फंडामेंटल थ्रेट स्पिरिट, जो ट्रांसपेरेंसी के स्पिरिट को लेकर के। और जो डीपीडीपी बिल है वो कंटेन करता है प्रोविज़न जो कि ओवरराइड कर सकता है बाकी लॉज का, जो कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है। अगर ये ओवरराइड कर देगा आरटीआई के
एक्ट को, तो फिर तो ये बड़ा एक्ट हो गया और ये प्रॉब्लमेटिक है और ये काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि जो डीपीडीपी बिल है वो स्पेसिफाइज करता है स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ वायलेशंस। अगर अगर वायलेशन हुआ डीपीडीपी बिल का तो उसमें स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगेगी 250 करोड़ तक के, और ये एक तरीके से काफ़ी बुरी या अनटेनेबल यानी कि अनडिफेंडेबल सिचुएशन हो जाएगा ऑफिसर्स को लेकर के। और जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, वो इन्फॉर्मेशन को डिजिटल वे पे नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अब डिजिटल वे पे आ जाएगा। तो जो ऑफिसर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि उनसे मिस्टेक ना हो डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन के टाइम पे, सो दैट उनको पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे 250 करोड़ करके, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ तो नहीं लगेगी कि उनके ऊपर। और वो फियर जो है वो इंसेंटिवाइज करता है जो ऑफिसर्स हैं उनको कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर दें रेदर देन उसको डिस्क्लोज़ करने के। जो डीपीडीपी एक्ट है वो ओवरराइड करता है आरटीआई एक्ट को, जैसे मैंने पहले ही बताया, और ये एक तरीके से ओवरराइड कर सकता है बाकी एक्ट को भी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है बताते हैं। फैसिलिटेटिंग करप्शन के बारे में बात करें, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस अमेंडमेंट का वो बहुत बुरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत क्रूशियल टूल हो जाता है इस बैटल पे, क्योंकि स्पेशली बाकी एंटी करप्शन मैकेनिज़्म इनफेक्टिव प्रूफ हुए हैं। जो लॉस है पब्लिक मॉनिटरिंग का, उसके बारे में बात करते हैं। पहला लॉस है पब्लिक मॉनिटरिंग को लेकर के। सिटीज़न जो है वो बेस्ट मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो विसल ब्लोअर होते हैं करप्शन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे उनको तो रोक लगा दिया गया है, उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है। पब्लिक की वो ये बोल के राइट टू इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दिया जा रहा है कि वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, आपको नहीं मिलेगा। और जो इंडिया का मल्टी लेयर गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, जैसे कि विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकपाल, ये सब बहुत बुरे तरीके से एब्जेक्टली फेल हो गए हैं करप्शन को रोकने में। सेकंड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं कि जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा रहा है, जो ब्रॉडेंड स्कोप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, उसको मुंडेन यानी कि ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन को भी बहुत जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी रोका जा रहा है, अपने हाथ पे रखा जा रहा है। और जो सिटीज़न का खुद का करेक्टेड मार्कशीट है उसको डिनाई कर दिया जा रहा है। पर्सनल एग्जांपल एक बताते हैं कि जो राजस्थान पे डिटेल शेयर करना था पेंशन बेनिफिशियरीज़ को लेकर के, सो दैट वो कॉम्बेट कर सके घोस्ट एम्प्लॉयज़ से, यानी कि घोस्ट कार्ड से, यानी कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो जिनको फालतू में बेनिफिट मिल रहा है, या फिर जो जिनका क्रेडिबल वे नहीं है, वो नहीं होल्ड कर सकते कार्ड को, फिर भी उनको कार्ड मिला हुआ है किसी तरीके से, किसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस से, उनको रोकना था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला राइट इन्फॉर्मेशन के अंदर। जो सिंपल ऑर्डर है कि साइन करना चाहिए था ऑफिशियल्स के द्वारा, वो डिनाई कर सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, और ये रिज़ल्ट करता है 90% इन्फॉर्मेशन को डिनाई हो सकता है इसके थ्रू, अगर ऑफिसर साइन ही नहीं किया तो। जो थर्ड है वो अनफेटर्ड यानी कि फ्री करप्शन के बारे में बात करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू घोस्ट एम्प्लॉयज़ या करप्शन चार्जेस फॉल करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैसे आएगा अगर कोई करप्शन हो रहा है तो वो तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में मिलना ही चाहिए, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगेन वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। रोक लगा देते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बोल देते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फिर जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज है वो एग्जिस्ट तो करता है आरटीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 8(2) के अंदर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है, बट बहुत रेयर सिचुएशन पे और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे इसको लगाया जाता है। लेस देन 1% ऑर्डर्स जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है डिस्क्लोज़र के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे। आगे जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अपैथी एंड कॉल टू एक्शन जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जो ये अमेंडमेंट लाया गया वो बहुत लेक ऑफ पब्लिक और मीडिया आउटक्राई नहीं मिला, बहुत ज़्यादा इन लोग को सपोर्ट नहीं मिला मीडिया और पब्लिक का। जबकि जो पहले इसमें प्रोविज़न लाया गया था आरटीआई पे, तो उस टाइम पे बहुत सारे कंसर्न जताए गए थे कमिश्नर के सैलरीज़ को लेकर के, उनके टेन्योर्स को लेकर के। अब जो ये एंथुसियाज़म नहीं मिला है इस चीज़ को लेकर के, शायद इसलिए हो सकता है जो अमेंडमेंट लाया गया है वो डेटा प्रोटेक्शन के अंदर लाया गया है, ना कि डायरेक्ट आरटीआई के अंदर नहीं लाया गया है। और ये एक तरीके से जो एवरेज सिटीज़न है उनको लेस थ्रेटनिंग लग रहा है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और जो कॉमन सेंटीमेंट है इंडिविजुअल के खुद के इन्फॉर्मेशन को लेकर के, उसको नहीं शेयर करने की बात है, चाहे वो रिलेवेंस ईगो टेक ओवर मेंटलिटी से भी क्यों ना हो। मतलब कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं जो ऑफिसर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि हम
हमारी जागीर है, हम जब चाहेंगे हम देंगे किसी भी चीज़ को। इन्फॉर्मेशन हमको देना होगा, चाहे वो उनका खुद का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे मैं गया इन्फॉर्मेशन लेने अपने ही बारे में कुछ, तो बोल देंगे नहीं आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और ये जो ईगो के कारण नहीं देते, हमारी मर्जी है ये। तो जो सेक्शन 8(2) एंड 44(3) ऑफ द डीपीडीपी बिल है वो कंस्टिट्यूट करता है बहुत फंडामेंटल रिग्रेशन हमारे डेमोक्रेसी को लेकर के, और जो वेरी फंडामेंटल अटैक करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी। सेक्शन 8(2) जो 44(3) है डीपीडीपी बिल का, वो हमारे फंडामेंटल रिग्रेशन करता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे 4 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। पहला तो मीडिया और सिटीज़न के एंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि वाइड स्प्रेड पब्लिक डिस्कशन किया जा सके अक्रॉस द कंट्री। सेकंड बोलते हैं जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो लाने की ज़रूरत है। सिटीज़न को डिमांड करना चाहिए और एश्योरेंस मांगना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज से कि इलेक्शन मैनिफेस्टो पे आप हमको लिख के दो कि हम अमेंडमेंट करेंगे और उसको रिवर्स करेंगे, जो अमेंडमेंट लाया था उसको रिवर्स करेंगे। इसके बारे में बोलते हैं। थर्ड बोलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, बहुत क्रूशियल है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन से सपोर्ट होगा, मीडिया को भी सपोर्ट मिलेगा। फोर्थ बोलते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्रेविटी, जो इशू है वो डिज़र्व करता है ज़्यादा अटेंशन अदर क्रिटिकल नेशनल डिबेट्स के साथ साथ ही। ये सिटीज़न अगर कंटिन्यू करेंगे साइलेंट रहने के लिए तो वो इम्पीरियल यानी कि डेंजरस होगा हमारे फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी को, और जो कलेक्टिव एक्शन है उससे ही हम चेंज कर सकते हैं, और जो ये चेंजेस आए हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है। जो फ्यूचर ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि सिटीज़न मीडिया पुश बैक कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपनी इंटीग्रिटी को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत या फिर नहीं। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ पे आया होगा, एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।